हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल अव्यान आईएएस एकेडमी और हमारी नई सीरीज ज्ञानार्थ श्रृंखला में। हे गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे यूजीसी नेट कॉमर्स की और मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। लाइक हमारा कॉस्ट शीट क्या होती है, कॉस्ट के मेथड कौन कौन से होते हैं और किस टाइप के मेथड को हम कहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए, सभी बच्चे हमारे कॉमर्स के, मैनेजमेंट के, सीयूईटी के, 11th के, 12th के सभी बच्चे जरा जुड़ जाओ। जो बच्चे हमारे ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, पीजी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बच्चे हमारी क्लासेस से आगे जुड़ सकते हैं, जो एज अ कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट आप लोग स्टडी कर रहे हो। चलिए, तो हम लोग बिल्कुल वेरी बेसिक से और बिल्कुल जीरो से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जिसमें से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों टॉपिक आप लोग के कवर होते हैं। अगर मैं इस टॉपिक में से अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें से 2 to 3 क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं, जिसमें से आपका एक प्रैक्टिकल आप लोग का श्योर होता है कि जिसमें से एक प्रैक्टिकल आप लोग का आना ही आना है और बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो आप लोग के थ्योरी के आने हैं। तो समझे मेरी बात को कि एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल का आना है और 2 क्वेश्चन आप लोग के थ्योरी के आने हैं। प्रैक्टिकल का जो पोर्शन है वो आपका इंपॉर्टेंट है, लाइक या तो आपका बीईपी से आएगा या फिर आपका जो है पीवी रेशो से आएगा, और बाकी आपके 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड या आपका जो है ये पूछ लेगा कि भाई कौन सी चीज आपकी सही है, कौन सी चीज आपकी गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असर्शन, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, तो बच्चों आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो को जरूर देखो। और हम लोग को पता है कि हमारे जो जून का एग्जाम है वो शेड्यूल डेट पर कंडक्ट आपका हो जाएगा, तो टाइम है आपके लिए कम, क्योंकि अप्रैल हो गई है आपकी स्टार्ट। अप्रैल और मई 2 ही महीने का टाइम है आपके पास। ये 2 महीने जो है आपकी आगे आने वाली मेहनत का रिजल्ट है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस के बारे में कि एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें यहाँ पर कवर करने हैं। तो मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है ये आपका यूनिट नंबर 4 का पार्ट है। यूनिट नंबर 4 का पार्ट है। और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये यूनिट नंबर 2 का पार्ट है, जिसमें से आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अकाउंटिंग का ही एक छोटा सा पोर्शन है, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, चलिए, ये वहीं से आपके सिलेबस से ही ये पोर्शन आपका उठाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें मतलब बेसिक नेचर, फीचर, इंट्रोडक्शन और आपका जो है इसके एरिया, स्कोप और आपका जो है इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगे। उसके बाद है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन आता है और इसी में से आपका जो है पीवी रेशो कवर होगा। पीवी रेशो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, या इसमें एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं सीवीपी एनालिसिस, मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। दिस पोर्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉस्ट, आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में, बजटरी कंट्रोल के बारे में और आपका प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आ जाते हैं। एक बार प्रैक्टिकल आया, मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरी आती है, लेकिन प्रैक्टिकल भी आपके लिए उतने ही जरूरी है जितना आपका थ्योरी जरूरी है। बजटरी कंट्रोल से मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरी आती है, प्रोसेस कॉस्टिंग थ्योरी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगेन थ्योरी, एंड कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग लाइक आपका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग और आपका जेआईटी। जेआईटी भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो है क्वेश्चन आ जाता है। काइजन कॉस्टिंग से भी आप लोग के क्वेश्चन आ जाते हैं। सभी बच्चे मैनेजमेंट में तो इनमें से आता ही आता है, काइजन कॉस्टिंग, जेआईटी वगैरह में से, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों में ही इनको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। बेसिक मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे 2 वर्ड हैं। कौन कौन से, एक है हमारा कॉस्ट, एक है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अकाउंटिंग तो हमारी यूनिट चल ही रही है। तो अकाउंटिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब होता है इट इज द आर्ट ऑफ क्लासिफाई, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब जितने भी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, उनको
रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, प्रेजेंटेशन करना, कम्युनिकेट करना टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सो दैट्स वाई दे कैन टेक डिसीजन अप्रोप्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ दीज एनालिसिस, राइट। तो यहां पर हम बात करेंगे कॉस्ट का मतलब क्या है। कॉस्ट का मतलब है हमारे एक्सपेंसेस और हमारे खर्चे जो कि एक चीज को बनाने के लिए हमारे पास आते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे खर्चे जितने में वो हमने खरीदी है, ठीक है, कोई भी चीज जब हम बनाएंगे उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें आएगा हमारा खर्चा। जितने भी हमारे खर्चे आ रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट नेचर के हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, चाहे वो जो भी खर्चा करा है उससे रिलेटेड, उन सबको क्या कर दो, उन सबको आप जो है जोड़ दो। और जोड़ने के बाद आप जरा हमें ये बताइए कि इनका जो टोटल खर्चा है वो कितना आ रहा है, राइट। तो वही सब चीजें हम लोग जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर लो। रिकॉर्डिंग करने का मतलब ये है कि भाई जो खर्चे आपने बताए हैं क्या वाकई में वो खर्चे आपने करे हैं या वो खर्चे आपने नहीं करे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने 100 रुपए का खर्चा करा, आपने रिकॉर्ड कर लिया 200 रुपए, या 200 रुपए का खर्चा करा है आपने जो है कुछ और रिकॉर्ड कर लिया, उसको जो खर्चा नहीं है वो भी रिकॉर्ड कर लिया। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, एस्टिमेशन आपका गलत हो जाएगा। जहां पे आपके कॉस्ट का एस्टिमेशन गलत होता है, आगे के डिसीजन जो आपके ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। तो यहां पर हम यही जानना चाहते हैं कि एक चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारे पास खर्चा कितना आ रहा है। उन सबका आप रिकॉर्ड कर लो। उन रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक शीट तैयार करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। क्या बोलेंगे हम इसको, कॉस्ट शीट बोलेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि ये जो चीजें हैं ना, इस पे हमारा बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है कि अगर हमारी कॉस्ट शीट सही बनी है तो कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हम आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे। मतलब कॉस्ट प्लस आपका प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्राइस, ठीक है। जो कि हम क्या करेंगे, जितने में हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे। कॉस्ट का मतलब उसको बनाने में हमारा कितना खर्चा आया है, प्लस आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है इसको आप जोड़ दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्राइस। जैसे मान लो 5 रुपए की कोई चीज है, 3 रुपए मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दिया, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 8 रुपए। या जैसे मान लो 3 रुपए की मेरी जो कॉस्ट आ रही है, 7 रुपीज मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, और टोटल मेरी कॉस्ट आ गई, मतलब जो प्राइस है वो कितना रहेगा, 10 रुपीज रहेगा। अगर मुझे इसमें से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा, 10 रुपए में मैंने बेचा, ठीक है, 3 रुपए का मेरा खर्चा आया, तो टोटल मेरा कितना बचा, 7 रुपए बचे। तो वही चीज मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि भाई मेरी जो कॉस्टिंग है वो कितनी है, सही है, गलत है, क्या मेरी चीजें हैं। तो इस पे हिसाब से कई बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको एसरटेन करना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट जो फर्दर डिसीजन लेगी, फर्दर एस्टिमेट करेगी, फर्दर जो आगे पॉलिसीज बनाएगी, वो किसके बेसिस पे बनाएगी, वो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे बनाएगी, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट का मतलब है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन द एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जो हमारा खर्चा आ रहा है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर गिवन अप, जो हमारे रिसोर्सेज के लिए जो पैसा हमारा खर्च हुआ है, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो पैसा खर्च हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो कॉस्ट है वो आपकी मॉनेटरी टर्म्स है, क्वांटिटेटिव टर्म्स है, क्वालिटेटिव टर्म्स आपकी नहीं है। तो जिसमें हम लोग जो है बात करेंगे इसमें कि हमारी कॉस्ट को हम सही तरीके से क्या करें, कैलकुलेट करें, उसको हम असेसमेंट करें, ताकि हमें ये पता चल सके कि एक्चुअल में उसको बनाने में हमारा खर्चा कितना आ रहा है, उसके एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, whether it is related to direct expenses or whether it is related to indirect expenses. So we have to calculate by using different costing technique, and the primary purpose is to facilitate the management to take the decision making। मतलब फर्दर अगर हमें डिसीजन मेकिंग करनी है तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई हमारा जो फर्दर डिसीजन मेकिंग है वो किस तरीके की रहने वाली है और कैसे हम लोग जो है फर्दर डिसीजन लेंगे, राइट। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग है हमारे 3 ब्रांचेज होती है। कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, पहली होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पहली क्या होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी क्या होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरी होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है। ये 3 ब्रांचेज हमारी होती है जिसमें से हम लोगों ने पहली वाली अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ रही है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपका जो है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रेडिंग कैसे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करा था। लाइक आपका प्रोसेस क्या रहेगा इसका, लाइक आपका जर्नल, जर्नल के बाद आपका लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग के बाद आपका जो है क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फिर आपकी एडजस्टमेंट करेंगे आप, एडजस्टमेंट करने के बाद ट्रेडिंग काउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, पीएनएल के बाद आपका जो है पीएनएल के बाद बनेगा आपका बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बाद बनेगी आपकी जो भी हमारा
कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, और कोई रेशियो एनालिसिस हमें करना है तो वो सारी एनालिसिस वगैरह आपके बाद में होती है। तो ऐसे ही हमारी जैसे ये सिस्टम होता है ना, ऐसे ही हम कॉस्ट अकाउंटिंग को भी करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम ये चीज डिटरमाइन कर पाते हैं कि भाई हमारा कोई मैनेजमेंट है वो किस तरीके से डिटरमाइन करेगी और कैसे अपनी कॉस्ट को हमें एसरटेन करना है। कॉस्ट को एसरटेन करो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो ताकि हम प्राइस को डिटरमाइन कर पाए। क्योंकि यहाँ पर ये कहता है कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट। मतलब जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड जो हमारे पास डेटा है, कॉस्ट से रिलेटेड जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हैं, उन ट्रांजेक्शन को हम क्या करें, प्रॉपरली रिकॉर्ड करें, प्रॉपरली हम मैनेज करें, और मैनेज करने के बाद हम अपनी चीजों को सिस्टमेटिक वे में कंसीडर कर पाए। कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे हम अपनी कॉस्ट को, असाइनमेंट करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारी कॉस्ट आ रही है उन कॉस्ट को हम किस तरीके से एक्यूमुलेट करेंगे। राइट अगर आपने गलत एक्यूमुलेट करा है, गलत तरीके से एसेटेनमेंट करी है, तो आगे के डिसीजन भी आप लोग के लिए क्या होने वाले हैं, गलत होने वाले हैं। राइट चलिए एक डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, जो है सीआईएमए की डेफिनेशन है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि हमारा क्या बताता है कि ये कहता है कि इट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, process and activity of the product and analysis of variance, profitability and social use of the fund। तो ये कहता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका मतलब क्या है कि हम जो है अपना बजट बनाएं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तैयार करें, अपने स्टैंडर्ड तैयार करें, और स्टैंडर्ड को एक्चुअल कॉस्ट से हम कंपेयर करें। ऑपरेशन में हमारा जितना भी खर्चा आ रहा है, जितना आपके मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड बनाए थे, और दोनों को आपस में कंपेयर करो, वेरियांस निकालो और वेरियांस का रीजन फाइंड आउट करो, और देखो कि भाई कौन कौन से मैनेजमेंट ने बोला था कि आपको जो खर्चा है वो कितना आना चाहिए, 100 रुपये आने चाहिए, लेकिन हमारा जो खर्चा आ रहा है वो 120 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। वो जो 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रीजन है इसका, तो इसका रीजन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला था कि 100 रुपए में खर्चा आना चाहिए, आपने खर्चा कर दिया 120 रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड वेरियांस एनालिसिस। लाइक आपके प्रॉफिटेबिलिटी को आप मैनेज करो, आप अपनी जो सोशल यूज ऑफ फंड के, आपका जो फंड है वो कहाँ पर यूज होना चाहिए और आप किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो, तो इन सब चीजों को एस्टिमेट करना, रेगुलेट करना, ये सारा जो काम होता है वो किसका होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो इन सिंपल वे में मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बेसिकली क्या करती है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करेगी, अपनी एक्सपेंसेस को एनालिसिस करेगी, एजरटेन करेगी, जो भी हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं और सर्विसेज को एक प्रॉपर वे में एक्सट्रीमली रिकॉर्ड करना, और उनको सिस्टमेटिकली हम जो है एक इकोनोमाइज करना अपनी कॉस्ट को, कि वर्क को हम जो है जितनी भी हमारी वर्क एक्टिविटीज हो रही है उसमें हमारा खर्चा कितना कितना आ रहा है। ठीक है, तो खर्चे के साथ साथ हम लोग जो है एक एस्टिमेट अपना लगा सकते हैं कि अगर हमें ये चीजें करनी है या हम इस तरीके से उसको कंट्रोल करेंगे तो हमारा खर्चा कितना कितना आ सकता है, और इनमें से कौन कौन सा खर्चा ऐसा है जिसको हम कम कर सकते हैं, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और बाकी चीजों को हम क्या करेंगे, प्रॉपरली हम रिकॉर्ड करेंगे। राइट चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट हम लोग जो है काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है। तो इसमें हम लोग जो क्या कह सकते हैं कि इट इज द एनालिसिस एंड क्लासिफाई ऑल द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। मतलब इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि जितने भी हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे हैं उन सब खर्चों को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे, और मेंटेन करने के बाद हम उसको जो है क्लासिफाई कर देंगे, ताकि हम लोग जो ये देख पाए कि हम कंपैरिजन करना हमारे लिए आसान हो जाए, प्रिडिक्शन करना हमारे लिए आसान हो जाए, और हम अपनी कॉस्ट को सही तरीके से एसरटेनमेंट करें। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को कितने में बेच रही है, 10 रुपए में बेच रही है, मार्केट में यही प्रिवेलिंग रेट है, तो आप भी क्या करोगे, 10 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकते। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, प्राइस हो गया। राइट अब इस कंपनी ने जब बनाया उस प्रोडक्ट को तो उसका खर्चा आया पर यूनिट पे 3 रुपए, जब दूसरी कंपनी ने इसको बनाया तो इसका खर्चा आया लेट से 5 रुपीज। अब इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 7 रुपीज का, इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपका, 5 रुपीज का। कहने का मतलब ये है कि प्राइस में तो हम चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि भी हम कंपटीशन में बंधे हुए हैं। अगर हम 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेचेंगे तो हमारे लिए ये दिक्कत हो जाएगी कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। अब जब कस्टमर को सेम प्रोडक्ट 10 रुपए में मिल रहा है तो वो 12 रुपए क्यों खर्च करेगा, सोचने वाली बात है। और हम भी यही सोचेंगे कि भाई कंपनी के लिए भी सोचने वाली बात यह है कि कस्टमर को जब 10 रुपए में सामान मिल रहा है तो हम 12 रुपए में क्यों चार्ज करें उससे, या हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है, क्या क्वालिटी, क्या फीचर्स, क्या परफॉर्मेंस है, तो उसके हिसाब से कि भाई कस्टमर हमको 12 रुपए दे, तो इसलिए हम 10 रुपए में तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट हमारी वैसी है। ठीक है, अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो इस कंपनी की 3 रुपए की कॉस्ट आ रही है, हम भी कोशिश करें कि जो हमारी कॉस्ट 5 रुपए आ रही है उसको पहले घटा के 4 रुपए कर दें, या उसको और घटा के हम लोग जो 3 रुपए कर दें, क्योंकि हम जितनी कॉस्ट कम करेंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 रुपए की कॉस्ट को 4 रुपए कर दिया, तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना हो गया,
₹6 हो गया। हमने ₹4 की कॉस्ट को और घटा के ₹3 कर दिया, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना हो गया? ₹7 हो गया। ठीक है, चलिए। टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट एवरी यूनिट, मतलब हम ये जान पाए कि हमारी जो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट है वो कितनी आ रही है, उसमें जॉब का कितना खर्चा आ रहा है, ऑपरेशन का कितना खर्चा आ रहा है, प्लस आपका डिपार्टमेंट और सर्विसेज का कितना खर्चा आ रहा है, आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो आपकी कितनी आ रही है। मतलब हर डिपार्टमेंट का, हर चीजों का भाई, हर एक का अपना अपना खर्चा है। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना है, मार्केटिंग का अपना है, सेल्स का अपना है, एचआर का अपना है, मार्केटिंग का अपना है, परचेज का आपका अपना है, सेल्स का अपना है, ठीक है, एचआर का अपना है, आईटी का अपना है। तो सारे डिपार्टमेंट के अपने अपने खर्चे, तो ठीक है भैया, सबके जो अपने खर्चे हैं उनको बोलो कि अपना एक एस्टिमेट बनाएंगे और एस्टिमेट बना के हम लोग को देंगे, ताकि हम ये देख पाएं कि भाई हमारे पास जितने भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, मतलब क्या हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं कॉस्ट के लिए। ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग जो यहाँ पे मैच कर पाएं, ताकि हम ये देख पाएं कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके हम कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी कॉस्ट कम आ रही है, मतलब हमारी जो मशीनरी है, हमारे पास कितनी मशीनरी है, मशीनरी का कैसे यूज हो रहा है, हमारे पास इक्विपमेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, हमारे पास टूल कौन कौन से यूज हो रहे हैं, हमारे पास बाकी के जो रिजल्ट है वो कौन कौन से हैं, तो इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, मेंटेन कर पाएंगे। प्लस हम ये भी देख पाएंगे कि हमारे पास जो डेटा है उसको पीरियोडिकल वे में हम चीजों को कंपेयर कर पाए। भाई आप बैलेंस शीट उठाइए, आप जो है डेटा शीट उठाइए, आप उसके हिसाब से कंपेयर कर लीजिए कि लास्ट ईयर इसके डेटा की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, अब इस बार की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, पिछले साल कौन कौन सी चीजें आपकी बढ़ी हैं और कौन कौन सी चीजें आपकी घटी हैं, उनके बढ़ने के पीछे क्या क्या रीजन हमारा है। तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे इक्विपमेंट वगैरह लेआउट है, डिजाइन है, और आपके बाकी जो मतलब वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली है, हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट के बेसिस पे हम आगे फर्दर डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें कंपैरिजन करने में हमारा इजी हो जाता है, हम प्राइस फिक्सिंग पॉलिसी जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो, कंपनी जब प्राइस फिक्स करती है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कि कंपनी क्या सोच के प्राइसिंग फिक्स कर रही है, लाइक पीक लोड प्राइसिंग है, मार्केट पेनिट्रेशन है, प्रीमियम प्राइसिंग है, और आपका जो है बंडल प्राइसिंग है, आपका साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। ठीक है, उसमें आपका जो है एक प्राइस स्कीमिंग है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कंपनी जिसके हिसाब से प्राइसिंग अपना फिक्स करते। तो अपनी कंपनी जो प्राइसिंग है वो कैसे डिटरमाइन करेगी, इन चीजों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं तब तक हमारे लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। प्लस हम जो है ये भी डिटरमाइन कर पाए कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। अब वो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करोगे, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। जब तक हमारे पास डेटा नहीं है तब तक हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को हम अपनी कॉस्ट के हिसाब से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि अगर हमने इतनी चीजें बनाई थी तो हमारा खर्चा कितना कितना आ रहा था। राइट, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, हम क्यों मतलब जो है इसकी मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के पीछे पड़े, मतलब क्या रीजन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या इसकी नीड है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये तो हम समझ ही चुके हैं कि भाई आपका प्राइस फिक्सेशन में हमारी हेल्प करेगा, कि भाई अगर हम प्राइस फिक्स करेंगे तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा खर्चा कितना आ रहा है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारा खर्चा कितना आ रहा है तो हम आगे की चीजें कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये भी देख पाएंगे कि भाई इट हेल्प्स इन मेकिंग एस्टिमेट, आपके एस्टिमेट करने में जो है क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। प्लस हम ये भी समझ पाएंगे कि हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारी जो टीम है, वो आगे के फर्दर एस्टिमेट कर पाएगी इसके बेसिस पे। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो चैनलाइज है प्रोडक्शन और राइट लाइन पे हमारा जो है चैनलाइज होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में हमारी चीजें चलते रहनी चाहिए ताकि हमारे लिए कोई दिक्कत ना हो। वो दिक्कत कैसे होगी कि भाई मान लो हमने रॉ मटेरियल मंगा लिया, भाई हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, हमारा खर्चा ज्यादा आ रहा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारी बढ़ गई, तो वो सब चीजें हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेंगी, मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर हम मान लो भाई अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, हमारे पास ओवरहेड नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है, इन सारे खर्चों को हम कैसे मैनेज करेंगे, इनके लिए हम जो है वो इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। प्लस इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि भाई आपकी जो वेस्टेज है वो क्या होनी चाहिए, एलिमिनेट होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वेस्टेज ज्यादा करोगे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, अपने कंपैरिजन करती है और अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है ये देखती है कि भाई हमारा कितना फंड जो है वो ब्लॉक करना है इन्वेंट्री में। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। कैसे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी इन्वेंट्री रख रखी है, इन्वेंट्री है मेरी फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीज की। ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, अपना सामान बना के मैंने किस में रख दिया, स्टोर कर दिया। क्या कर दिया मैंने, उसको स्टोर कर दिया। मान लो ये सामान मेरा 4 महीने तक गोडाउन में पड़ा रहता है, तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मेरा जो है दिल धड़कता रहेगा इन्वेंट्री के पीछे, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई 4 लाख का सामान मेरा गोडाउन में पड़ा है, मेरा खराब हो जाए,
आउट ऑफ फैशन हो जाए, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए, मार्केट में डिमांड ही ना रहे, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरा तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। क्यों भैया, मेरा जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री ऐसा नहीं है कि मेरी जो इन्वेंट्री है बिकेगी नहीं, बिकेगी, लेकिन अब वही वाली बात है, एज पर द डिमांड बिकेगी। मैंने पहले ही सामान बना के तैयार कर लिया। अब देखो, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अब ऐसे में कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है। अब कस्टमर को जो चीज पसंद आ जाती है, कस्टमर उसकी डिमांड करता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही ना हो, कस्टमर को हमसे बेटर प्रोडक्ट मिल गया मार्केट में, तो ऐसे में हमारे लिए क्या हो जाता है, समस्या खड़ी हो जाती है। तो अब हम ये सोच के डिटरमाइन करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो 4 महीने तक मेरा फंड ब्लॉक हुआ, अब मुझे ये लगता है कि यार 4 महीने मैंने फंड में ब्लॉक कर, तो मुझे खामे खा मतलब जो है इन्वेंट्री मेरी अटक गई, प्लस आपका जो है कहीं उसको रखने का खर्चा, उनको बाकी की चीज़ों का खर्चा, तो वो चीज़ें भी मेरी क्या हो जाती हैं, यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, मतलब कौन कौन से एरिया में हम लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एरिया में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हमारा जो है कॉस्ट एसरटेनमेंट में, कि भाई आप कॉस्ट को एसरटेनमेंट कर लीजिए, आप देख लीजिए कि भाई आपका खर्चा कितना आ रहा है। दूसरी चीज हम बात करेंगे किसके बारे में, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट के बारे में, कि भाई हम कॉस्ट को कंट्रोल करें। भाई आप लास्ट ईयर का डेटा उठाइए, आप जो है प्रीवियस उसका सेक्शन का डेटा उठाइए, आप देखिए कोई खर्चा कहाँ कहाँ पर ज्यादा आ रहा है और कहाँ कहाँ पे हम खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें भी हमें यहाँ से पता चल जाएंगी। प्लस हमारा जो है ये भी आता है कि प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद द रेवेन्यू। प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद द रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि अगर मान लो भाई जो हम खर्चा करेंगे, खर्चे के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इनकम भी तो आनी चाहिए। पता चले भाई हमारी इनकम आ नहीं रही, हम खर्चे पे खर्चा किए जा रहे हैं। अब वो खर्चा आप कहाँ से करोगे, जब तक आपके पास 2 पैसे आएंगे नहीं, तब तक आप खर्चा कैसे करोगे। तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, हमारे लिए रिकॉर्डेड हो जाती है। ठीक है, प्लस आपका जो है इट हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजमेंट इसके बेसिस पे 70 डिसीजन लेगी कि आगे हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें डिसीजन अपना लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है, इट हेल्प द क्रेडिटर। क्रेडिटर जो है ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि भैया कंपनी अपना जो सामान है वो बेच पा रही है या नहीं बेच पा रही। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी का खुद का खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कहां से आएगा, जब प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं होगा तो कंपनी अपने क्रेडिटर की पेमेंट कैसे करेगी। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। प्लस हमारे लिए जो है एक समस्या ये भी है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज भी ये देख पाएंगे कि भैया कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाएगी, बोनस दे पाएगी और अपने आगे की परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड दे पाएगी, मेहनताना दे पाएगी। ठीक है, अब मान लो भाई कंपनी के पास इतना खुद का खर्चा नहीं निकल रहा है, कंपनी अपने खर्चे खर्चे मैनेज नहीं कर पा रही है, कंपनी के खुद के खर्चे इतने बड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में कंपनी के पास रेवेन्यू आ नहीं रहा है, खर्चे जाए जा रहे जाए जा रहे जाए जा रहे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो है यहाँ पर ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई हमारी जो कंपनी की सेलिंग प्राइस कितनी होने वाली है। तो कंपनी की जो सेलिंग प्राइस आपकी रहेगी उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई कंपनी का खर्चा कितना कितना रहने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स के बारे में, कि कंपनी के कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कंपनी जो कॉस्ट अकाउंटिंग जब यूज करती है तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये मेथड जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपका जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है और आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। हर तरीके के अलग अलग जो है चीजें यूज होती हैं। हम अलग अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जब चीजों को बना रहे हैं, सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, जब चीजों को बेच रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमारा अलग अलग खर्चा आ रहा है। जब हमारे खर्चे अलग अलग आ रहे हैं तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, 5 अलग अलग चीजें हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करें। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो किस तरीके का है और हम कौन सा कॉस्टिंग मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन सा मेथड। अच्छा, कई बार क्या कर देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। तो उसके हिसाब से भी कई बार जो चीजें हैं ये पूछ लेता है कि भाई हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जॉब कॉस्टिंग। देखो ये जॉब कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, जॉब की कॉस्टिंग करना। जॉब का मतलब क्या होता है, इट इज अ कंसाइनमेंट और कंसोलिडेशन ऑफ द टास्क, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई आपको टास्क दिया गया, कोई रोल दिया गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी कीजिए और उसको उसको पूरी करने में जो हमारा खर्चा आ रहा है उसको आप बता दीजिए। ठीक है, तो यहां पर जॉब का मतलब क्या है, आपके वर्क से रिलेटेड है। जॉब का मतलब क्या होता है, आपका वर्क, जहां पे कुछ रोल हैं आपके, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ आपके टास्क हैं और वो टास्क आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो वो जब टास्क आप कंप्लीट करोगे तो उसमें आपका खर्चा आएगा।
तो वो खर्चा आप हमें जोड़ के बता दीजिए कि भैया ये टास्क, ये रोल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में आपका इतना खर्चा आया है। ठीक है, तो वो सब चीजें हम क्या करेंगे, उसको हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। कैसे? अब देखो ये हम कहां पर यूज करेंगे, इस मेथड को हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर आप जो है वर्क ऑन जॉब बेसिस हम जो है चीजों को तैयार करें। मतलब जैसा आपका टास्क है, मान लो मैं किसी बेकरी शॉप में जाता हूं और मैं उनको कहता हूं कि भाई साहब ऐसा है, मेरे लिए एक ऐसा केक बनाइए कि जिसमें आपकी 3 मंजिल हो और उसमें एक बारबी डॉल लगी हुई हो और उसमें मतलब जो है पेड़ पत्ते फूल वगैरह, मतलब ये जो चीजें आपकी लगी हुई होनी चाहिए। उसने बोला कि ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, आपका जो केक है वो बन जाएगा, आप हमें इतना इतना जो है पेमेंट करवा दीजिए। अब उसने क्या करा, अपना जो भी खर्चा है वो सारा जोड़ जाड़ के उसने बता दिया मुझे कि आपका जो खर्चा है वो इतना आएगा और इसमें हमारा इतना प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा और इसके हिसाब से आपकी कॉस्ट इतनी आ जाएगी। सामने वाले ने बोला कि डन, उसने पेमेंट कर दी और उसने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आप ये चीज समझिए कि यहां पर जो आपकी कॉस्टिंग तैयार होगी, जो कॉस्ट आप तैयार करोगे वो अपने एक जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार करोगे और पहले से बना के नहीं रखोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक सामने वाले की रिक्वायरमेंट नहीं आती है तब तक हम इसकी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी टेलर के यहाँ गए, आपने बोला कि भाई साहब इसमें से जो है मुझे शर्ट बनवानी है, एक पीस ऑफ क्लॉथ ले गए आप और आपने उसको जाके बोला कि इसमें से शर्ट बनवानी है। उसने बोला ठीक है बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वो सारा काट पीट करके उसने जो अपनी मतलब मेहनत लगा के उसने बता दिया कि भाई हमारा खर्चा इतना आ जाएगा। ठीक है, उसने बोला ठीक है डन, तो ठीक है भाई आपका साइज ले लिया और साइज लेके उसने बता दिया कि भाई इतनी तारीख को आ जाना और इतनी पेमेंट हमें कर जाना और अपना अपना जो मतलब जो शर्ट है वो आप अपनी ले जाना। तो यही चीज क्या है कि यहाँ पर एक कॉस्टिंग मेथड आपका ऐसा होता है कि जहां पे स्पेसिफिक जॉब है, स्पेसिफिक जॉब का मतलब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक टास्क है, जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी करनी। ये क्या है, आपका एक जॉब है कि आपको इस पीस ऑफ क्लॉथ में से एक शर्ट बनानी है। वो शर्ट जब आपकी बन जाएगी तो वो टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका एक असाइनमेंट है और असाइनमेंट वो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे वो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपको उसकी कॉस्ट पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है भाई, आप अपने जो चीजें हैं उस पर बना दोगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, क्या देर इज नो प्री प्रोडक्शन हेयर, मतलब यहां पर हम पहले से प्री प्रोडक्शन नहीं करेंगे। प्री प्रोडक्शन का मतलब होता है हम पहले से बना के नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले के रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आए और जैसे उसकी रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से हम अपना सामान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ईच ऑर्डर इज मेड टू द स्पेसिफिकेशन नीड, मतलब जहां पर कोई भी ऑर्डर आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। जैसा आपका टेस्ट है, जैसा आपकी प्रेफरेंस है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग जो यहाँ पर भी देखते हैं कि भाई आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, प्लस आप देखोगे कि भाई हमारी जो प्रॉफिट है वो आपका कितना आ रहा है। अगर आपका खर्चा भी नहीं निकल रहा है तो ऐसे में ऐसी जॉब करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, इसमें जो काम होगा वो आपका क्या होगा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, सिंगल ऑर्डर आपका तैयार होगा और उसके हिसाब से ही आपकी कॉस्ट कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, अब मान लो कोई दूसरा पर्सन आया, उसने बोला भाई साहब मुझे केक चाहिए लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए जैसा इन भाई साहब का है, मुझे तो मतलब जो है स्क्वायर शेप में चाहिए, उसमें हार्ट बना हुआ होना चाहिए और उसमें मतलब जो है ऐसे ऐसे मतलब जो है एक तरफ आपका वनीला होना चाहिए, एक तरफ आपकी चॉकलेट होनी चाहिए, उसमें अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चीजें आपकी बना दी जाएंगी। लेकिन इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि यहाँ पर पहले से ही हम चीजों को बना के नहीं रखेंगे, सिंगल यूनिट बनेगी और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगी और टाइम पीरियड क्या रहेगा आपका, छोटा रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसमें जो चीजें आपके बनेंगी वो 3-4 साल में बन के तैयार होगी, तो उसके लिए हम अलग मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर छोटा टास्क है आपका, हमें टास्क कंप्लीट करना है, कितने देर में कंप्लीट हुआ हमें इससे कोई लेना देना नहीं। आपको जॉब की पेमेंट करी जाएगी, टाइम की पेमेंट नहीं करी जाएगी। आप हमारा टास्क कंप्लीट कर दीजिए, उसको जो है हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी देर में कंप्लीट करा, 1 घंटे में करा, 2 घंटे में करा, आधे घंटे में करा, पौने घंटे में करा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। बट द यूजुअली द ड्यूरेशन ऑफ ईच जॉब इज रिलेटिवली शॉर्ट। यहां पर आपकी जो जॉब है वो क्या रहेगी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगी। अगर लंबी ड्यूरेशन हो जाती है 1-2-3 साल, तो वहां पर हम जॉब कॉस्टिंग यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करेंगे। वहां पर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए, यहां पर तो भाई केक था, केक तो आपका जो है 2 घंटे में बन जाएगा, 3 घंटे में बन जाएगा, 1 दिन में बन जाएगा, कल आप ले जाइए। लेकिन वहां पर क्या है, अब मान लो आप बोल दो कि भाई साहब मुझे घर बनवाना है, अब घर कोई 1 घंटे में थोड़ी बन जाएगा। घर के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, महीनों चाहिए, सालों चाहिए। अब उसको उसके लिए क्या हो जाएगा,
उसके लिए हम पूरी जो कॉस्टिंग तैयार करेंगे। अब आप बोलोगे सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो वो भी बन रहा है। हाँ ठीक है भैया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है, लेकिन वहां पे ड्यूरेशन क्या है आपकी, ज्यादा है। और जो जॉब कॉस्टिंग है वो किसके लिए होती है, हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। अब कई बार मान लो क्वेश्चन आ गया इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट टेक्निक इज यूज फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड और द प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चर ऑन द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अब यहां पर जो चीजें हैं हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, चीजों को तैयार करेंगे। ठीक है, सिंगल यूनिट बनेगी और इसमें जो कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट आपकी ज्यादा आती है। ठीक है, अब आप एक छोटा सा एग्जांपल और समझे कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं अपनी कार को गैराज में लेके गया, मैंने उनको बोला कि भाई साहब मुझे जो है ये काम करवाना है, मुझे डेंटिंग करवानी है, पेंटिंग करवानी है, मुझे ये चीजें अपने जो है वो अपना काम करवाना है। उसने बोला ठीक है भाई साहब, आप जो है उस पर बता दीजिए कि ये चीजें आपकी हैं और आपका खर्चा इतना आएगा। तो ठीक है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक जॉब है। जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होगा उनसे उनका कॉल आ जाएगा मेरे पास कि आइए भाई साहब आपकी जो कार है वो बिल्कुल रेडी है, आप पेमेंट करवा दीजिए और अपना सामान ले जाइए। ऐसे ही क्या होता है, मान लो कोई दूसरा पर्सन आपका कार लेकर आए, तो उसने बोला भाई साहब मुझे ये चीजें करवानी है, मुझे ग्लास चेंज करवाना है, मुझे अपना मिरर चेंज करवाना है और ये चीजें मुझे चेंज करवा, आप बताइए कि आपका मतलब क्या हो रहेगा। उसने बोला ठीक है, इनका काम कंप्लीट होगा उसके बाद आपका काम लगा नहीं। उनकी जॉब अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उनका जो शीट तैयार होगी, इसमें जो आपके हर एक चीज के लिए आपका क्या होता है, एक शीट तैयार होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉब शीट। जिसको हम क्या बोलेंगे, जॉब शीट। ये हर जॉब के हिसाब से आपके तैयार होती है। स्टार्टिंग टाइम क्या था, एंडिंग टाइम क्या था, कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना आपका जो है ओवरहेड लगे, कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन आए, तो उन सबको जोड़ जाड़ के हम जो अपनी एक शीट अपनी तैयार कर देते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है बैच प्रोडक्शन। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर जो चीजें बना रहे हैं वो हम किस में बना रहे हैं, बैच में बना रहे हैं। और बैच का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल आइटम दैट आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर और सीक्वेंस। ठीक है, तो यहां पर बता रहा है कि यहां पर जो चीजें हैं, व्हेन द गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस टू बी डिमांड, यहां पर गुड्स जो है वो डिमांड के हिसाब से नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम पहले से अपना जो सामान है उसको बना के तैयार कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम प्री प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां पर हम गुड्स को प्री प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां पर जॉब कॉस्टिंग आप यूज नहीं करोगे। वहां पर क्या यूज करोगे बच्चों, वहां पर हम यूज करेंगे बैच कॉस्टिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि गुड्स प्रोडक्शन इज लेस कंटिन्यूअस अकर इन द बैचेस। मतलब यहां पर जो गुड्स है वो किस में बन रहे हैं, बैचेस में बन रहे हैं, मतलब स्लॉट में बन रहे हैं। जैसे एक क्लास में कितने बच्चे हैं आपके, 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें कितने बच्चे हैं, उसमें हमारे 40 बच्चे, तो 40 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। मतलब इन 50 बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो एक जैसा पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जो 40 बच्चे हैं उनको जो पढ़ाया जा रहा है वो एक जैसा पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपकी क्या है, बैचेस में आप तैयार कर रहे हो। तो यहाँ पर बैचेस का मतलब है स्पेसिफिक ऑर्डर और सम प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी। मतलब हमें पहले से ही पता है कि हमें कितनी क्वांटिटी है और कहां पर कितनी चीजें हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो कौन कौन सी चीजों को हम यूज करेंगे, गुड्स आर मोर और लेस इन यूनिफॉर्म। मतलब इसमें जितने भी गुड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, मोर और लेस आपके यूनिफॉर्म रहेंगे, एक जैसे गुड्स रहेंगे, होमोजीनियस रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, सबको एक जैसा हम तैयार करें। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बैच में आपने प्रोडक्शन करी 50 यूनिट्स की, तो उसमें जितने भी 50 यूनिट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपकी एक साथ तैयार होंगे, एक साथ उनका साइज शेप कलर कॉम्बिनेशन होगा, सब ऑलमोस्ट आपका क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। हमें पहले से ही पता है कि कितनी चीजें हमें बनानी है, उस हिसाब से हम रॉ मटेरियल लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, मशीनरी लगाएंगे, वेजेस लगाएंगे, बाकी की चीजें भी हम उसी के हिसाब से पेमेंट करेंगे। सिंगल आइटम हम लोग नहीं बना रहे। ठीक है, टोटल कॉस्ट इनका ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन सच बैच ऑफ गुड्स इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट। मान लो हमारा जो टोटल खर्चा आया वो कितना आया, इसको बनाने में हमारा खर्चा कितना आया, लेट से हमारा 1000 रुपए का खर्चा आया और यूनिट बनाई हमने 50। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा पर यूनिट पे खर्चा कितना आ रहा है, पर यूनिट पे मेरा खर्चा आ रहा है 20। ऐसे में मैं अपना जो खर्चा मेरा कितना आ गया 20, अब मैं इसको कितने प्रॉफिट मार्जिन के साथ में बेचूंगा, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ। अब ये जो खर्चा है किसी पर्टिकुलर यूनिट के लिए चार्ज नहीं कर रहा है, ये खर्चा जो है मेरा टोटल बैच के लिए जा रहा है। अब उस बैच में जितने भी मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स है, मान लो अब इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे होते मतलब 100 होते, तो उसके हिसाब से मेरा खर्चा आ जाता 10 आ जाता। अब उसके हिसाब से मान लो भाई नंबर ऑफ यूनिट में ज्यादा प्रोड्यूस करते हो तो मेरा खर्चा क्या हो जाता, कम हो जाता। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें हैं उसके हिसाब से मुझे पर यूनिट कॉस्ट मेरी पता चल जाएगी। अब उसमें पर यूनिट कॉस्ट में मैं क्या करूंगा,
अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको मैं ऐड कर दूंगा। ऐसी जो कॉस्ट मतलब जो बैच कॉस्टिंग होती है किसके लिए यूज होती है, जितने भी हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं। अगर किसी बच्चे को एफएमसीजी की फुल फॉर्म पता है तो एफएमसीजी की फुल फॉर्म बच्चों कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। देखो एफएमसीजी का मतलब क्या होता है, फास्ट मूवर कंज्यूमिंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो जितने भी हमारे फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो हमारे डेली के रोजमर्रा की जो चीजें होती है जैसे आटा दाल चावल ब्रेड बिस्किट वगैरह, ये जो सब चीजें होती हैं इसके हिसाब से हम चीजों को बनाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे गुड्स ऐसे हैं जो हमारे नॉर्मल आप आइटम में आ जाते हैं, तो वो उनको बनाने के लिए हम जो है कौन सा यूज करेंगे, बैच प्रोडक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस में बन रही है, एक सीक्वेंस में बन रही है, और सीक्वेंस के हिसाब से हम खर्चा निकालना चाहते हैं। मतलब प्रोसेस क्या कहता है कि मान लो आईपीओ साइकिल पढ़ी है आपने, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये कंप्यूटर में भी यूज होता है हमारा। पहले आपने इनपुट लगाया, उसको आपने प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद आपने क्या कर दिया, उसका आउटपुट जनरेट कर दिया। तो यहां पर हम इन चीजों को कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई आपका इनपुट कितना लगा, प्रोसेस कितना हुआ, और आपने आउटपुट कितना जनरेट किया। तो वही चीजें हम लोग यहां पर देखना चाहते हैं कि भाई इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड इन कॉस्टिंग। देयर आर मेनी गुड्स एंड प्रोड्यूस आर द कंटिन्यूस बेसिस, जहां पर गुड्स आपका कंटिन्यूसली बेसिस पे तैयार हो रहा है, और एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो रहा है। मतलब जब आपका गुड्स है, जैसे मान लो भाई आपका फर्स्ट प्रोसेस बना, फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस आया, उसके बाद थर्ड प्रोसेस आया, थर्ड प्रोसेस के बाद आपका फोर्थ प्रोसेस में जाके आपका फिनिश गुड तैयार हो रहा है। मतलब ऐसी कॉस्टिंग हम तभी यूज करेंगे जो हमारा गुड्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में बन के तैयार हो रहा है। प्रोसेस में बनने के तैयार होने का मतलब क्या है कि आपने पहले प्रोसेस पे काम किया, इसका जो आउटपुट रहेगा वो दूसरे के लिए इनपुट बन जाएगा, फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड वगैरह ये सब इसमें लगाओगे, फिर इसका जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट बन जाएगा, फिर थर्ड प्रोसेस में चला जाएगा, इसका जो आउटपुट है वो इसमें चला जाएगा, और जो इसका आउटपुट है वो फिनिश गुड में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, तो ऐसे में हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि भाई हर प्रोसेस में हमारी कितनी वेस्टेज हो रही है, कितने हमारे रिसोर्सेज लग रहे हैं, कितना हमारा इनपुट लग रहा है, कितना हमारा लेबर लग रही है, कितने हमारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उन सारे खर्चे को हम क्या कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे। और यहां पर जो गुड्स बनेंगे वो किस में बनेंगे, ह्यूज क्वांटिटी में आपके बनने वाले। कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग आपकी रहेगी, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस। जहां पर इसने बोल दिया कि हमें कोई ऐसा मेथड बताइए कि जिसमें एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए क्या बन जाए, इनपुट बन जाए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारा जो है शुगर है, ईडेबल ऑयल है, आपका केमिकल्स है, सॉल्ट वगैरह है, आपका जो है पेपर वगैरह है, आपका जो सीमेंट वगैरह है, आपके केमिकल कॉम्पोजिशन वगैरह है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इनको बनाने के लिए हम यही मेथड अपना यूज करते हैं, और मेथड के हिसाब से हम अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें हमारी कहां पर आने वाली है। ठीक है, चलिए प्रोसेस कॉस्टिंग को हम लोग आगे भी मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग आप लोग का डिटेल में भी है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम होता है हमारा सर्विस कॉस्टिंग। इसका दूसरा क्या नाम होता है आपका, सर्विस कॉस्टिंग होता है। जैसे मान लो हम बहुत सारी सर्विसेज यूज करते हैं, अब सर्विसेज का खर्चा कैसे निकलेगा, तो उनके लिए भी तो हमें कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। तो जब आप सर्विसेज के लिए खर्चा कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलते हैं। इन दैट सिनेरियो हम ये चीजें अपनी देखेंगे कि भाई सर्विसेज आपकी किस तरीके की हैं, कौन सी सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हो, और कैसे आप सर्विसेज अपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि हमारा जब सर्विस सेक्टर होता है, जैसे आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जाते हो तो वहां पे आपकी सारी चीजों के चार्जेस आपके जोड़ दिए जाते हैं। मतलब आप जो है कौन कौन सी फैसिलिटी आप ले रहे हो, वो सारी फैसिलिटी आपका लाइटिंग से लेके एसी से लेके और आपका बिलिंग से लेके सारी चीजों के खर्चे आप लोग जो है जोड़ दिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हमारा खर्चा आ रहा है, उन सारा खर्चा आप जोड़ लीजिए, उसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लीजिए। प्रॉफिट मार्जिन को जोड़ने के बाद आप उसको जो है कंप्लीट कर लेंगे। मतलब हम देख सकते हैं कि भाई हमारा जो सर्विसेज है वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सर्विसेज होनी चाहिए, प्रोवाइड टू ऑल कस्टमर। मतलब हम जो है सारी सर्विसेज, मतलब जो है आप किसको प्रोवाइड कर रहे हो, यूनिफॉर्म सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो सारे कस्टमर को। तो ठीक है, आपको उनको करवाने का जो भी खर्चा आ रहा है, हमारा जो स्टाफ लग रहा है, हमारे जो इक्विपमेंट लग रहे हैं, हमारी जो मशीनरी लग रही है, हमारे जो बाकी की चीजें लग रही है, उन सबका खर्चा आप जोड़ लो। उन सबको खर्चों को जोड़ने के बाद आप जो है यहाँ पर ये चीजें देख सकते हो कि भाई कौन कौन सी जो सर्विसेज है किसको रेंडर करी गई है और किससे हमारा कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जो है यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ये भी एक जॉब कॉस्टिंग की तरह ही होता है, लेकिन अब इसमें होता क्या है
कि जो ड्यूरेशन होती है ना वो ज़्यादा होती है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि भाई आपको मेरे लिए एक आलीशान घर बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट मेरी ये है। आपने बोला ठीक है बन जाएगी, आपका खर्चा पड़ेगा इतने का। आप ठीक है ये सामान आप जो है चीज़ें बता दीजिए और उसके बाद आप जो है 3 साल के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप हमसे इतना सामान तैयार ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपका जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी ड्यूरेशन है आपके, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा भाई हमने जैसा बोला है अगर उसके हिसाब से चीजें नहीं मिली तो हम आपकी पेमेंट कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सारी चीजें हम लोग जो है यहाँ पर अपनी तैयार कर लेंगे। जब चीजों को अपनी तैयार कर लेंगे तो स्पेसिफिक कस्टमर के हिसाब से, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीजों को अपना देख सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी है और अपनी रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो चीजें हम यहाँ पर देख लेंगे। प्लस आपका जो है यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं, लाइक आपका बिल्डिंग है, डैम है, ब्रिज है, रोडवे है, हाईवे है, जितने भी चीजों को हम बनवाते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट हम बनवा रहे हैं, कोई डैम बनवा रहे हैं, कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट है, जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं वहां पर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को यूज करते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है और आपका टोटल अमाउंट आपका फिक्स किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। उसके हिसाब से आप क्या कीजिए, आपके चीजें तैयार होंगे। अब जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट मुझे जो है कंप्लीट करके देना है, किसमें, 3 साल में कंप्लीट करके देना है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है मेरी 1 करोड़ रुपीज, तो आपको क्या लगता है 1 करोड़ रुपीज मैं एक बार में दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, आपको टोकन मनी में आपको दे दूंगा, थोड़ा सा पैसा मैंने आपको दे दिया, ठीक है, आप अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। 1 साल 3 साल में ये प्रोजेक्ट होना है मेरा कंप्लीट, तो ठीक है, आप जो है मैंने स्टार्टिंग में पैसा दे दिया, आप अपना काम जो है स्टार्ट कर दीजिए। 1 साल के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि भाई साहब कितना काम कंप्लीट हुआ। मान लो 3 साल में काम कंप्लीट होना चाहिए, तो 33% तो आपका एटलीस्ट मतलब आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में आप 33% जो है वर्क सर्टिफाइड कर दो। इंजीनियर को बुलवाऊंगा और उससे पूछूंगा कि भाई साहब कितना तैयार हुआ है। अगर वो कह देता है कि भाई इतना परसेंट आपका सामान तैयार है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी परसेंट पेमेंट लीजिए। सेकंड ईयर के बाद क्या होगा, अपना जो है आप मैं पूछूंगा कि भाई 66% हो गया, आपने बोला सर हो गया, ठीक है, आप इतनी पेमेंट ले लीजिए। और ऐसे ही थर्ड ईयर के एंड में आप क्या करोगे, इतनी चीजों को कैलकुलेट ड्यूरिंग द ईयर और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। खर्चा तो आप लोग भी कर रहे हो ना, आप ये देखोगे फर्स्ट ईयर में मुझे कितना पैसा मिला, मेरा कितना खर्चा आया और टोटल मेरा 3 साल में कितना खर्चा आया और कितना मुझे प्राइस मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं मैं घाटे में जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं जो है बहुत ज्यादा मतलब जो है मेरे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, मेरी इनकम नहीं आ रही है, मेरी रेवेन्यू नहीं हो रहा। तो ऐसे में ये सब चीजें इसमें आ जाती है। अब यही चीज होती है कि कई बार क्या होता है कि भाई हम लोग जो है एक प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ले लेते हैं और लेबर जो हमारी सही तरीके से काम नहीं करते। अब हमें ऐसा लगता है कि भी जितना प्राइस मतलब हमने उसका लिया है उससे कहीं ज्यादा तो हमारे खर्चे आ रहे हैं। अब ऐसे में ये लोग जो वो फिर क्या कर देते हैं, इन्होंने सोचा था कि लेबर इस तरीके से काम कर लेगी हमारी, उस तरीके से हमारी लेबर काम नहीं कर रही है, या उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो कई बार लोग बिल्डर लोग जो है क्या करते हैं, छोड़ के हमारे चले जाते हैं। अब उसमें फिर दूसरी कंपनी हायर करी जाती है, वो सब आपका जो है उसमें अलग आ जाता है। लेकिन हम लोग इन सब चीजों पे नहीं जा रहे। फिलहाल के लिए आपका कोई कॉम्प्लेक्सेस है, हाईवे है, ब्रिज है, डैम है, रोडवे है, हाईवेज है, मतलब आपके हैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है आपके, तो ऐसे में हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही यूज करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड हम लोग के पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग जो होती है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होती है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में काम कंप्लीट थोड़ी हुआ है, कुछ काम हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है वो हमारा नेक्स्ट उसके लिए चला जाएगा। ठीक है, आप जो है उस पर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो हमारा जब चीजें लगती है हमें कि भाई 1 साल में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, तो उसमें हम जो है क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को यूज करेंगे। 1 साल से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जाते ही हम लोग जो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी हमारी डिसाइड हो जाती है, उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पे। कॉस्ट हमारी बहुत सारी तरीके की होती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि भाई अलग अलग तरीके की हमारी कॉस्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। अगर हम देखें तो हमारी एक होती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर यूनिट से चार्ज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट। जिसको पर्टिकुलर यूनिट से चार्ज नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्टूडेंट को, मैं किसी बच्चे को 1-to-1 पढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो खर्चा है, मेरी जो फीस है, वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से चार्ज करी जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। अब मान लो मैंने पढ़ाया 50 बच्चों को, एक टीचर ने पढ़ाया 50 बच्चों को, अब किसी एक स्टूडेंट से तो उसकी फीस चार्ज नहीं हो सकती है। ऐसे में हम चार्ज क्या करेंगे, सामने वाले स्टूडेंट से चार्ज करेंगे। कितना, प्रोपोर्शनेटली चार्ज किया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो चीजें हैं, जितने भी हम कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं, अब जैसे मान लो बहुत सारे खर्चे हमारे जो इनडायरेक्ट वे में आपके यूज करे जाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये जो स्क्रीन आपकी यूज हो रही है, ये पर्टिकुलर क्लास के लिए यूज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। अब इस पे मान लो भाई हमारी 15 क्लासेस चलती हैं, तो इसका खर्चा क्या हो जाएगा? आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। तो ऐसे में हम लोग जो है, जहां पर चीजों में हम ये देखते हैं कि कोई भी खर्चा किसी पर्टिकुलर यूनिट से चार्ज हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई पर्टिकुलर यूनिट से चार्ज नहीं हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। राइट। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? हमारा जो है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और आपका एक्सपेंसेस। देखो मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है जो भी हमारा रॉ मटेरियल, बिना रॉ मटेरियल के तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो मटेरियल का मतलब होता है, यहाँ पर रॉ मटेरियल के बारे में बात करेंगे, चाहे वो आपका डायरेक्ट है, चाहे वो आपका इनडायरेक्ट है, चाहे वो पैकेजिंग का है, चाहे वो किसी भी चीज का मटेरियल है, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, तो उसका जितना भी हमारा खर्चा आ रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा? मटेरियल कॉस्ट में आ जाएगा। लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर का मतलब होता है यहाँ पे आपके जो भी हमारे वर्कर्स यूज कर रहे हैं, जिनको हम सैलरी दे रहे हैं वर्क करने के लिए, जो कि आपके मटेरियल को क्या करेंगे? फिनिश गुड में कन्वर्ट करके देंगे। अब मटेरियल अपने आप में तो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो नहीं जाएगा, तो क्या करेगा? उसके लिए क्या चाहिए? हमें लेबर चाहिए। अब लेबर को क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, वेजेस चाहिए। तो उसके हिसाब से लेबर जो है उनको हम क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। और जो एम्प्लॉय है उनको हम क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। तो यहाँ पर हम इन चीजों को देखेंगे कि भाई आपके लेबर का खर्चा कितना आ रहा है, वो सारे खर्चे हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा एक्सपेंसेस। इन दोनों खर्चों को छोड़ के और भी हमारे खर्चे होते हैं। भाई मटेरियल का खर्चा हटा दो, आप लेबर का खर्चा हटा दो, इनके अलावा जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं उसको हम क्या मानेंगे? एक्सपेंसेस मानेंगे। ठीक है। तो लाइक हमारा सेलिंग का खर्चा है, हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा है, वो सारे हमारे खर्चे जो इसमें आपके आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस की फॉर्म में कैटेगरी में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट शीट। अच्छा, इससे पहले हम लोग जो है बात करें, तो इसमें हम लोग जो है एक दो चीजें और ऐड कर लेंगे। जैसे एक होती है हमारी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इसमें कुछ और कॉस्ट आपको ऐड करनी है। जैसे एक होती है हमारी फिक्स कॉस्ट, एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक होती है आपकी फ्यूचर कॉस्ट, एक होती है आपके संक कॉस्ट, एक होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। ये हमारी क्या है? कुछ और कॉस्ट हैं जो कि हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। जब भी हम अपनी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। देखो, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ये हमारी वो कॉस्ट होती है जो हमारी फिक्स रहती है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब वो खर्चा जो आपका होना ही होना है, भले ही चाहे आपकी प्रोडक्शन हो, भले ही चाहे आपकी प्रोडक्शन ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्शन होती है तो बढ़िया है, नहीं होती है तो और भी बढ़िया है। ये खर्चा तो हमारा क्या है? जाना ही जाना है। जब मान लो आपका ये खर्चा, चाहे आपकी प्रोडक्शन हो चाहे आपकी प्रोडक्शन ना हो, ये खर्चा आपका होना ही होना है। जैसे इस बिल्डिंग का रेंट है, जो बिल्डिंग का रेंट है, भले ही चाहे कोई बच्चा इसमें पढ़ो चाहे कोई बच्चा मत पढ़ो, लेकिन इसका रेंट हमारा जाना ही जाना है। ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है? हमारा वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है दैट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आपकी जो चीजें हैं, अगर हमारी प्रोडक्शन जीरो रहेगी तो ये खर्चा जीरो रहेगा, जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा खर्चा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगी तो खर्चा हमारा बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन घटेगी तो खर्चा हमारा घट जाएगा। जैसे मटेरियल का खर्चा है, आपका लेबर का खर्चा है, और हमारे बाकी के खर्चे हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? हमारे चेंज हो जाते हैं, वेरी करते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल का मतलब ही होता है दैट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का खर्चा क्या होता है? सेमी वेरिएबल का मतलब होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिक्स रहती हैं एक लेवल के बाद, आपका एक लेवल तक आपकी फिक्स रहेंगी, उसके बाद क्या हो जाती है? वो वेरिएबल हो जाती है। जैसे मान लो कुछ हम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ हमारा मीटर चार्ज आता है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? कुछ हमारा मीटर चार्ज आता है जो हमारा फिक्स है। भाई आपका चाहे आप यूज करो
चाहे मत करो, उसका 150 रुपये आपका आना ही आना है। हर मीटर के हिसाब से अलग अलग होता है। मान लो भाई 150 रुपये आपका आना ही आना है, बाकी रह गया आपका जैसे यूनिट आप कंज्यूम करोगे। अगर आप 100 यूनिट कंज्यूम करोगे 100 के हिसाब से आएगा, 10 यूनिट कंज्यूम करोगे 10 के हिसाब से आएगा। लेकिन भैया जो मीटर चार्ज है वो तो आपको देना ही देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुछ लिमिट तक आपका फिक्स हो गया, उससे ऊपर अगर आपका है तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो कॉस्ट ऑलरेडी आप इनकर्ड कर चुके हो उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेंगे। द कॉस्ट दैट ऑलरेडी इनकर्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेंगे। अगर कोई कॉस्ट ऐसी है जो हमारे फ्यूचर में यूज होने वाली है, अभी तक खर्चा हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में हम उस पर खर्चा करने वाले, तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर कॉस्ट बोलते हैं। समझ आ रहा है यहां तक? चलिए उसके बाद हमारा क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अब तक मैं जो खर्चा कर चुका हूं अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने बाकी की चीजों पे जो हम खर्चा कर चुके हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे आप सभी बच्चे एमबीए करके आए हो, आप सभी बच्चे एमकॉम करके आए हो, तो आपकी एमबीए तक का खर्चा, आपकी एमकॉम तक का जो भी हमारा खर्चा है वो किस में आ जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट में आ जाएगा। मान लो जो बच्चे मैरिड हैं उनका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब जो बच्चे मैरिड नहीं है तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपकी शादी करेंगे। आपकी शादी में क्या होगा, खर्चा होगा। जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर कॉस्ट में आ जाएगा। जो बच्चे मैरिड हैं उनका, उनके लिए वो खर्चा क्या बन जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट बन जाएगा। और जो बच्चे मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, लेकिन आने वाले टाइम में आप खर्चा तो करोगे, आपकी शादी के ऊपर खर्चा होगा, वो जो शादी के ऊपर खर्चा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर कॉस्ट, जो अभी हुआ नहीं है बट होना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या होता है हमारा, नेक्स्ट आती है हमारी संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कॉस्ट, खर्चा तो हमारा हो चुका है लेकिन अभी हमारा वो खर्चा क्या हो गया, मतलब उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई मशीनरी परचेज कर ली। क्या कर लिया, मैंने कोई मशीनरी परचेज कर ली। अब मशीनरी की जो मैं कॉस्ट है वो रिकवर नहीं कर पाऊंगा। क्यों, अगर मान लो मैं परचेज करने के बाद इमीडिएटली भी बेच दूंगा तब भी मेरा उतना पैसा नहीं आएगा जितने पैसे में मैंने उसको खरीदा था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, अब उस पर मैंने खर्चा लगाया, मतलब जो उसको लाने ले जाने में और उसके मतलब चीजों में खर्च करने में मैंने 2,000 रुपये और लगा दिए, मतलब टोटल मेरा खर्चा कितना आ गया, 1,02,000 रुपये। अब जैसे ही मैं इसको बेचूंगा तो मेरा इतना पैसा रिकवर थोड़ी होगा। अब मान लो ये मैंने एलसीडी पैनल खरीदा या मैंने एलईडी स्क्रीन मैंने खरीदी, तो उस टाइम पे मेरा खर्चा आया 1,50,000 रुपये। अब 1,50,000 को, अब मान लो वही वाली बात है, इसको मैं दिन रात यूज करूं, बिल्कुल यूज मत करो, आ गया जो खर्चा मेरा आ गया वो आ गया। ठीक है, अब मैं इसकी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाऊंगा। द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड इज कॉल्ड संक कॉस्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब वो कॉस्ट जो हमारी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होती है। अगर ये ना करता तो मैंने इसके बदले में क्या चीजें होती हैं, अगर ये नहीं करता तो उसके बदले में क्या मतलब चीजें होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी आप मेरी क्लास ले रहे हो, 2 आवर्स का मेरा सेशन ले रहे हो, राइट। तो अभी आपके पास क्या है कि इसमें एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि भाई आप क्या कर लो, स्टडी कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि भाई आप क्या कर लो, आप अपना जो है कोई मूवी देख लो या मौज मस्ती कर लो या आप अपनी रील देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो भाई आप अपना जो है लाइव सेशन आप ज्वाइन कर लो, आप अपनी क्लास ज्वाइन कर लो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि भाई आप जो है अपनी मूवी देख लो। अब कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हो, इफ यू चूज द स्टडी तो आपका मूवी निकल जाएगी, अगर आप मूवी को चूज करते हो तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलेंगे। ऐसे में क्या होगा कि अगर एक चीज को आप ग्रैब करते हो तो आपके हाथ से दूसरी चीज ऑटोमेटिकली निकल जाती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, चीजों को देख लेते हैं कि भाई कौन सी चीजें हमारी यहाँ पर कंसीडर होने वाली हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि अभी आप लोग के पास बेटा 2 ऑप्शन है, या तो भाई अभी आप मौज मस्ती कर लो, आप बाद में जाके मतलब जो है उसमें परिश्रम करना। आप भाई आपके पास 2 चीजें हैं, या तो भाई अभी आप आज के डेट में राजा की तरह जिंदगी जी लो और एक टाइम आने के बाद बहुत आराम से मतलब आप अपनी जिंदगी जो है कठिनाइयों में गुजारना। एक ऑप्शन तो बेटा आप लोग के पास ये है। दूसरा ऑप्शन है आप लोग के पास कि आज आप मेहनत कर लो, आज आप क्या कर लो, मेहनत कर लो। एक टाइम आने के बाद जब आपकी एनर्जी और आपकी पावर क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो इन दैट सिनेरियो जो आपने मेहनत करी है, आप स्ट्रगल जो आपने किया है, उसका पे ऑफ जो है वो आपको बाद में आप आराम से मस्ती के साथ अपने खेलते रहना। भाई 2 ऑप्शन है, आज आप मस्ती कर लो, आने वाले टाइम में आपको कठिनाई देखनी पड़ेगी।
दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि भाई आज आप कठिन परिश्रम कर लो, आप अपनी जिंदगी में सफलता ले लो और कोई चीज मतलब एक मुकाम तक आप पहुंच जाओ, उसके बाद आराम से ऐशो आराम की आपकी जिंदगी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा जब एक कहावत है ना कि जब आपकी मेहनत करने की उम्र होती है और आप जो है मस्ती करते हो, तो कहीं ना कहीं मतलब जब आप मस्ती करने के दिन होंगे तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये है हमारा, जब आपके मेहनत करने के दिन है, जब आपके मस्ती करने के दिन है, तब आप जो है वो मेहनत कर रहे हो, तो आपको आराम से जिंदगी जो वो सुकून में कटने वाली है। ठीक है, तो यही चीज आपको बेटा जिंदगी में याद रखनी है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अब जैसे मान लो कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि कई बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमने इतना पढ़ाया लिखा है तुम्हें और तुम अपना जो खर्चा है वो भी नहीं निकाल पा रहे हो। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स जो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि आप हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको आपने क्या कर दिया, मिस कर दिया। भाई आपकी मतलब जो खर्चा है उसके बदले में हमने क्या करा, भाई आपके पढ़ाई लिखाई में हमने खर्चा लगाया, फॉर एग्जांपल हमने मोटा मोटा 10 लाख रुपए लगा दिया। अब वो 10 लाख रुपए में कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करता तो कहीं ना कहीं मतलब उससे इनकम देता। अब लेकिन आप लोग जो है क्या कर रहे हो, अपनी इनकम को रिटर्न भी नहीं दे पा रहे। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने 3 लाख रुपए में एमबीए करी, 3 लाख में आपका छोटा मोटा बिजनेस खुल जाता। ठीक है, तो वही चीज लेकिन मतलब उसका जो है हर एक चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना आप लोग, क्या, एक होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है बेटा, जो इम्प्लाइड होती है, जो खर्चा होता नहीं है लेकिन खर्चा मान लिया जाता है, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। कोई ऐसा खर्चा जो आप एक्चुअल में खर्चा आप पे कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। जैसे मान लो अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, बात बिल्कुल हुई। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मैंने क्या कर दिया, अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ, रेंट ऑफ द बिल्डिंग 50,000 रुपीज। अब आप लोग मुझे ये बताइए क्या ये एंट्री मेरी सही है या गलत है। ये बिल्कुल सही एंट्री है, लेकिन एक्चुअल में खर्चा आपने नहीं किया है, इसलिए आप क्या मानोगे, उसको इम्प्लाइड मानोगे। मतलब खर्चा हुआ नहीं आपका लेकिन खर्चा आप मान ले रहे हो। कैसे मान ले रहे हो, मान लो अगर ये बिल्डिंग मेरी खुद की ना होती, मैं क्या करता, किसी और को बिजनेस पे दे देता, तो वो बंदा भी तो मुझे बिल्डिंग मतलब जो है देता, उसमें बिल्डिंग का किराया देता। अब मान लो मैं अपनी खुद की ना होती, मैं कहीं और पे भी लेता तब भी मैं उसको किराया देता, तो वही चीज सोच के मैं क्या बोलता हूँ, उसको मेरी इंप्लाइड कॉस्ट हो जाती है। इंप्लाइड मेरी एक्सपेंडिचर आपका हो जाता है, खर्चा मान लिया जाता, खर्चा है नहीं लेकिन खर्चा मान लिया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल सुनो, मान लो भाई मैंने पैसा लगाया, उसके बदले में क्या ले रहा हूँ, मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ। लेकिन जो दिन रात में मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं आता हूँ जाता हूँ मेहनत करता हूँ, उन सबका क्या, उसके बदले में क्या चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए। अब भाई अपनी जगह में किसी और बंदे को रखता तो वो भी सैलरी देता, या मैं कहीं और जाके काम करता तो वो भी वहीं से भी मुझे सैलरी आती है। तो भैया मुझे इन सब कामों के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो जो पैसा है मैंने क्या कर दिया, अपने अकाउंट में यहाँ पर एक एंट्री पोस्ट कर दी कि मुझे सैलरी, सैलरी टू सेल्फ। ठीक है, अब ये जो एंट्री है बिल्कुल सही है, लेकिन खर्चा आपने किया नहीं है, खर्चा मान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब आपका एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में जब आप एक्चुअल में खर्चा कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट। भाई आपने मतलब जो है बिल्डिंग का रेंट दिया है, आपने जो है लेबर को आपने वेजेस दिए हैं और आपने बाकी जो एक्चुअल में पेमेंट करी है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम, कॉस्ट शीट। देखो ये कॉस्ट शीट हमारी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप बेटा इन ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्हीं चीजों को आप जो है रिवाइज करते रहिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं, देखो हम लोगों ने कॉस्ट का बेसिक मतलब पढ़ा, नेचर, फीचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ी, कॉस्टिंग के हमने मेथड यूज करे और कॉस्टिंग के हमने टाइप यूज करे। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जॉब कॉस्ट शीट के बारे में हम बात करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे कॉस्ट शीट हम क्यों तैयार करते हैं, कॉस्ट शीट का बनाने का पर्पस क्या होता है हमारा, और इससे रिलेटेड जो भी हमारी कॉस्टिंग है उसको हम तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में तैयार करेंगे। तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए, और जो बच्चे हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तब तक आप जो है वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बेटे इससे रिलेटेड जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके। हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, तो कोई भी बच्चा क्लासेस को स्किप ना करे। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपना जो है ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते